हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और कुछ नए क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड करके शॉर्ट टाइप जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके 15 नंबर जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चनों की सीरीज़ जो है वो अपलोड कर दी गई है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे हर एक पेपर से कितने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है बन सकते हैं पेपर में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा, ठीक है, जो कि एक कॉमन पेपर भी है। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट टाइप में बनते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। हम इसमें जो भी डिस्कशन करेंगे वो हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर को ही नहीं देखेंगे, हम उसमें कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि आने वाले और जो भी प्रश्न हैं उनको भी हम अच्छे से कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ऐसे बच्चे जो कि मेंटली प्रिपेयर होते हैं और मेंटली फिट होते हैं तो वो उनके लक्षण क्या हो सकते हैं। परिस्थितियों में समायोजन हो सकता है, समस्या समाधान हो सकता है, तार्किक रूप से जवाब देना हो सकता है या उपयुक्त सभी। देखिए, इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा उपयुक्त सभी। देखिए, जो कोई भी पर्सन होगा अगर वो मेंटली प्रिपेयर है, मेंटली फिट है, ठीक है, मेंटली अगर वो फिट है, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अच्छे से समायोजन भी हो जाएगा उसका। तरह तरह की समस्या आने वाली हर एक समस्याओं में वो उसका समाधान भी वो निकाल लेगा। अगर हम बात करें तो अगर वो मेंटली फिट है, ठीक है, तो वो चीज़ों को सीख करके उसका तार्किक रूप से जवाब भी वो दे सकता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर इसमें बन जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो आप सीटेड में भी देख सकते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके पेपर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया सुनने से संबंधित, अक्षमता संबंधित है, देखने से संबंधित है, पढ़ने में असमर्थता से है या गणितीय असमर्थता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो डिसलेक्सिया क्या है? एक पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, ठीक है। बच्चा क्या होता है, पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनमें डिसलेक्सिया पाया जाता है, ऐसे बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। चीज़ों को वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर उनको ऐसे कुछ भी वर्ड दे दिया, जैसे का दे दिया, उसको भी वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे उनको कोई कठिन वर्ड दे दिया, ठीक है, आपने श्रृंगार लिख दिया तो उसको भी वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से होता है कि जो बच्चे जो होते हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधित अक्षमता को प्रदर्शित करता है, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार होता है आपका डिसलेक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यस यस ए की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी। देखिए, आपके पेपर में 3-4 प्रकार के जो है वो पढ़ने अधिनियम पढ़ने, जिसमें आपको यस यस ए पढ़ना है, जिसमें आपको IEDC पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको रमशा पढ़ना है। तो सभी के सभी जो फुल फॉर्म है और सभी के सभी की जो स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इनका क्या उद्देश्य होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसमें आपसे यस यस ए के बारे में पूछा गया है। यस यस ए जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान आया था वो किसके कार्यकाल में आया था, ठीक है। तो श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आया था, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में आया था या राजीव सिंह के कार्यकाल में आया था। चलिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जो यस यस ए आया था वो 2001-2002 में आया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो यही थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे यस यस ए का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है कि जो यस यस ए आया था उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। पहला है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना इसका उद्देश्य था। शिक्षा का निजीकरण करना इसका उद्देश्य था, या समावेशी शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना इसका उद्देश्य था। तो जो यस यस ए आया था वो उसका जो प्रमुख उद्देश्य वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।
देखिए जो आपका सर्व शिक्षा अभियान आया था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो 6 से जिनकी भी एज जो है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल तक होगी, ऐसे बच्चों को वो निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के और अनिवार्य रूप से, मतलब उनको शिक्षा दिलवाना ही उनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना यह का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। ये क्या है कि जो नामांकन दर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों का नामांकन दर था, उसको बढ़ाने के लिए एसएसए लाया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, समावेशी विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं वो कहाँ उपयोगी होती है? पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु, सामाजिक समायोजन हेतु, अधिगम की कठिनाइयों के निदान हेतु या उपयुक्त सभी। देखिए जो शैक्षिक निर्देशन होता है, मतलब विद्यालयों में, समावेशी विद्यालय में बच्चों को जो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, ठीक है, मतलब उनको पढ़ाते समय बीच बीच में जो उनको चीज़ें बताई जाती हैं वो बच्चों को क्या है, बच्चों को परिस्थितियों में समाधान करने में, जो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसमें एडजस्टमेंट करने में भी उनकी हेल्प करती हैं। सामाजिक समायोजन में भी उनकी हेल्प करती हैं। अधिगम की कठिनाइयों के निदान हेतु में भी, जैसे अगर उनको पढ़ने में कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके निदान में भी जो शैक्षिक निर्देश उनको टीचरों के थ्रू प्राप्त होता है वो उसमें जो है उनको समायोजन करने में, समस्या के समाधान करने में उनको हेल्प करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन बच्चों के हर एक फील्ड में जो है वो बच्चों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। फिर चाहे वो पारिवारिक परिस्थितियां हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो, चाहे उनकी कोई सामाजिक परिस्थितियां हो, या हम कहें उनकी पढ़ने में संबंधित कोई भी कठिनाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जिसमें समावेशी विद्यालय नामांकन संस्था के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो समावेशी विद्यालय है उस समावेशी विद्यालय के विकास के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। परिवार का सशक्तिकरण इम्पॉर्टेंट है, समाज की जागरूकता जरूरी है, विद्यालय का सकारात्मक दृष्टिकोण है, या उपयुक्त सभी। देखिए समावेशी विद्यालय जो है उसके विकास के लिए परिवार का सशक्तिकरण भी जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद समाज की जागरूकता भी ज़रूरी होती है, क्योंकि समाज की जो नकारात्मकता होती है वो समावेशी विद्यालय को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका विद्यालय का सकारात्मक दृष्टिकोण। विद्यालय अपने बच्चों के प्रति जितना ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा विद्यालय का विकास उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अगर वो बच्चों में, जैसे वो बच्चों को इंक्लूड तो कर लिए हैं, पर अगर वो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करें, बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं, या एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो विद्यालय में क्रिएट नहीं कर पा रहा है विद्यालय, तो उससे विद्यालय का विकास जो होगा वो रुक जाएगा, विद्यालय का विकास नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से। लेकिन अगर विद्यालय का दृष्टिकोण सकारात्मक है अपने बच्चों की तरफ, अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों की तरफ, तो क्या है वहाँ से विद्यालय का विकास भी हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका बन जाएगा वो बन जाएगा डी, क्योंकि समावेशी विद्यालय संस्था के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती हैं। परिवार जितना जागरूक रहेगा बच्चे का विकास उतना ही ज़्यादा होगा, समाज की जागरूकता जितनी रहेगी बच्चों का नामांकन दर उतना बढ़ेगा, ठीक है। और विद्यालय का सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसा जिस प्रकार का विद्यालय का दृष्टिकोण रहता है उसी प्रकार से जो है वो विद्यालय का विकास डिपेंड करता है। चलिए तो सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की प्रमुख समस्या होती है। जो ऐसे बच्चे जो कि बौद्धिक अक्षम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आज अक्षमता कर लीजिएगा, बौद्धिक अक्षम होते हैं, जैसे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, ऐसे पर्सन की प्रमुख समस्या क्या होती है। मंदगति से सीखते हैं, वो याद नहीं रख पाते चीज़ों को, सामाजिक समायोजन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका भी जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जिसे हम मानसिक मंदता भी कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि वो चीज़ों को बहुत लेट में सीखते हैं, क्योंकि मेंटली जो होता है वो डिसेबल्स होते हैं, तो वो चीज़ों को ठीक से याद भी नहीं रख पाएंगे, सामाजिक समायोजन भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
अगला क्वेश्चन है आईईपी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपसे आईईपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए हर एक पेपर में कोई ना कोई एक फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे आप इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर दे रहे हों, चाहे आप इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का एग्ज़ाम देंगे, सभी में क्या है कि आपको एक नंबर जो है आपका फुल फॉर्म से आता ही आता है। मैंने फुल फॉर्म पर भी वीडियो बना रखा है कि बहुत सारे फुल फॉर्म दिए गए हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट कितने हैं, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन से फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, किसको छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, यहाँ पे हम सबको नहीं पढ़ सकते, पूरे इतने सारे फुल फॉर्म दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि बार बार रिपीटेड वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैंने उस पर भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा इंटेलेक्चुअल एजुकेशन प्लान होता है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन प्लान होता है, इंटेलिजेंट एजुकेशन प्लान होता है, या फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्लान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन पाथ, जिसे आप व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है, योजना कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण योजना। ये आईपी का पूरा फुल फॉर्म होता है। ये किसी एक पार्टिकुलर बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को देख करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन पाथ, जिसे आप व्यक्तिगत शिक्षण योजना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। देखिए जब आप समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि समावेशी, देखिए आप इस तरीके से पढ़ें, अपने मन से प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप समावेशी पढ़िए, समावेशी शिक्षा क्या है, आप पढ़िए एकीकृत शिक्षा विशेष और समावेशी विशेष में अंतर क्या है, आप पढ़िए कि समावेशी शिक्षा को सफल कौन बना सकता है, समावेशी शिक्षा में बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मन से क्वेश्चन बना करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। इसमें आपसे पूछा जा रहा है समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन हैं। चलिए बताइएगा, समाज की नकारात्मक सोच होती है, परिवार का दृष्टिकोण जो होता है वो समावेशी शिक्षा में बाधक होता है, विद्यालय का सकारात्मक दृष्टिकोण परिवार की वो समावेशी शिक्षा में बाधक होता है, या विद्यालय का उचित वातावरण। देखिए इसमें जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, क्योंकि मैंने अभी पीछे जब मैंने डिस्कस किया था विकास मतलब समावेशी शिक्षा में विकास उत्पन्न करने वाले कारकों में, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक है तो विद्यालय का विकास होता है, लेकिन अगर समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है तो वहाँ पे विद्यालय विकास है वो भी, उसमें भी बाधा हो जाती है, ठीक है। तो देखिए परिवार का सकारात्मक दृष्टिकोण तो एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। परिवार अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहा है बच्चों के प्रति, विद्यालय के प्रति, तो उससे विकास होगा, बाधा तो उत्पन्न करेगा नहीं वो। विद्यालय का सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर विद्यालय अपने बच्चों की मतलब अपने बच्चों जो उनके विद्यालय में बच्चे हैं उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो भी विद्यालय का विकास ही होगा, वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। विद्यालय का उचित वातावरण, अगर विद्यालय एक उचित वातावरण का निर्माण करता है अपने बच्चों के लिए तो वो भी कहीं ना कहीं विद्यालय में विकास का ही काम करेगा, बाधा का काम नहीं करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ए, समाज की नकारात्मकता। समाज जितना ज़्यादा निगेटिव सोच रखेगा विद्यालय का विकास भी उतना ही ज़्यादा पीछे जाएगा। चलिए तो आज के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करके जाएं। अगर आपको इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी, जो कि चैनल के नाम से ही बना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दिया जाएगा, तो आप वहां से इस चैनल को ज्वाइन करके इन सारे प्रश्नों के पीडीएफ पा सकते हैं और इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू।